चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंच गया है। वहां वो अपना काम भी कर रहा है, नई नई जानकारियां भेज रहा है। दुनिया भर में भारत के मून मिशन का नाम हो रहा है। लेकिन चंद्रयान की कामयाबी का राज क्या सिर्फ विज्ञान है? इसके पीछे आध्यात्म की ताकत भी है, भारत के अतीत की विरासत भी है। ये सब मिले हैं तब जाकर चांद पर पहुंचा है चंद्रयान-3। विज्ञान और आध्यात्म की ताकत क्या है? विज्ञान और अतीत की शक्ति क्या है? प्रधानमंत्री युवाओं को, वैज्ञानिकों को भारत के इतिहास के पन्नों को पलटने को क्यों कह रहे हैं? इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। विज्ञान प्लस भगवान, तब पहुंचा चांद पर चंद्रयान। कुछ लोगों को यह बात अटपटी लग सकती है, कुछ लोगों को इस तर्क से आपत्ति हो सकती है। कुछ लोग कह सकते हैं ये कौन सी बात है, कहां विज्ञान, कहां भगवान, कहां चंद्रयान, इन तीनों का क्या कनेक्शन? तो इसका जवाब है, कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। यकीन न हो तो इसरो चीफ को सुन लीजिए। See, I am an explorer. I explore moon. I explore the inner space. So it's a part of the journey of my life to explore both science and spirituality. So I come to many temples. I read many scriptures. So try to find the meaning of what our existence and our journey in this cosmos. So it's a part of the culture that we are all built to explore, find out inner self as well as outer self. So for the outer I do science, for the inner I come to temples. मतलब वैज्ञानिक होना या आध्यात्मिक होना अलग नहीं है। आदमी दोनों हो सकता है। आप धार्मिक भी हो सकते हैं और वैज्ञानिक भी। समझना है तो इन तस्वीरों से समझिए, तब आप जानेंगे कि विज्ञान और भगवान का क्या कनेक्शन है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब चंद्रयान-3 लॉन्च होने वाला था। उससे पहले ही आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के भारतीय अंतरिक्षयान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास सुलूरपेटा शहर में चंगालम्मन मंदिर में सोमनाथ मां चंगलम्मा देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और जब चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर सही से काम कर रहे हैं तो एक बार फिर तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर में देवी को धन्यवाद अर्पित करने सोमनाथ पहुंचे हैं। चंद्रयान, गगनयान और सूर्य मिशन के लिए सोमनाथ ने देवी मां से आशीर्वाद मांगा। इस चेहरे को हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। सचमुच इन्हीं की टीम और इन्हीं के डायरेक्शन से प्रज्ञान रोवर चांद पर चहलकदमी कर रहा है। विक्रम लैंडर धरती पर चांद का संदेशा भेज रहा है। जब सोमनाथ ये कह रहे हैं कि विज्ञान और अध्यात्म में सीधा संबंध है, तो वो यूं ही नहीं कह रहे हैं, पूरे तर्क और रिसर्च की कसौटी पर परख कर ये बातें कह रहे हैं। If you look through the journey of our Indian culture, you can see that imprints of the contribution of scientists of those times that was expressed in the language of Sanskrit. Shunya, the concept of Shunya, and equally important is the concept of infinity. I think both of these are the findings of those great rishis, expressed in very beautiful poetic ways. Many other concepts like the concept of Vimana, architecture, the construction technologies, the concept of time, which is beautifully expressed in many literature, the structure of the universe and how it evolves and grows bigger and bigger with the time, metallurgy and manufacturing, chemical technologies, medicines, treatment, languages, the structure of the grammar. It didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. भारत के ज्ञान विज्ञान का इतिहास गौरवशाली और समृद्ध रहा है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में, श्लोकों में विज्ञान की बातें कही गई हैं, लिखी गई हैं, जो हमारे खगोल वैज्ञानिक कह रहे हैं, उनकी सोच आज के वैज्ञानिकों से कहीं ज्यादा आगे और दूरदर्शी थी। जब प्रधानमंत्री युवाओं को नया टास्क देते हैं और यही बात कहते हैं, तो इसका मतलब और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है, उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है
और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन पर एक तरह से ये दोहरा दायित्व है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिसर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। जिस टास्क की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो क्या है और वो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान और रिसर्च में कितना काम आएगा, उसको जानना है तो इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा, उन धर्म ग्रंथों को खंगालना होगा, उन खगोल शास्त्रियों के आविष्कार को फिर से पढ़ना होगा जो कालखंड के पन्नों में दफन कर दिए गए, और फिर उन्हीं आविष्कारों का नया नाम, नया चेहरा देकर शायद पेश कर दिया गया। एक नहीं, न जाने कितने सबूत हैं। गीता के 2:16 अध्याय में लिखा है, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः। मतलब जो विद्यमान है उसका क्षय नहीं हो सकता, जो विद्यमान नहीं है उसका जन्म नहीं हो सकता। इसी सिद्धांत को कुछ ही सदियों के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से अंग्रेज वैज्ञानिकों ने पेश कर दिया, जबकि इस सिद्धांत को गीता में लिखा जा चुका था। प्रधानमंत्री और इसरो चीफ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि कैसे भारत के खगोल विज्ञान को अतीत में छिपा दिया गया। अब उन्हीं को फिर से समझना और जानना होगा, जिसकी जिम्मेदारी युवाओं को लेनी होगी। एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। 15वीं शताब्दी में कोपरनिकस के पहले तक यूरोप में ब्रह्मांड का झूठा सिद्धांत चलता था। पृथ्वी के आकार को कोई गोला कहता, कोई चपटा, जबकि 5वीं शताब्दी में ही नालंदा विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्रियों को पता था कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है। गुप्त काल में विक्रमादित्य द्वितीय ने उज्जैन में काल गणना केंद्र बनाया था। ये ठीक कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। उज्जैन को मानक समय का केंद्र बनाकर वेधशालाएं बनाई गई। ऐसे स्तंभ बनाए गए जो सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों की गति पर नजर रख सकें, जिसमें विष्णु स्तंभ भी था जो आज कुतुब मीनार हो गया है। अब मानक समय इंग्लैंड के ग्रीनविच टाइम को लोग जानते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो भी बाहरी आक्रांता आए, रोमन, अंग्रेज, मुगल, सब ने भारत के इतिहास को छिपा दिया। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। भारत का खगोलीय विज्ञान कितना धनी रहा है, बस इसी से समझ लीजिए। वराह मिहिर ने अज्ञात बल के बारे में बताया था, वस्तुओं को पृथ्वी की तरफ आकर्षित होना बताया था, जिसे बाद में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर नाचती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगते हैं। ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय ने जाने कितने गणितज्ञ और खगोलविदों ने दुनिया को विज्ञान से परिचय कराया। प्रधानमंत्री क्यों होमवर्क दे रहे हैं? इसी गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराने के लिए। होमवर्क के दिए बिना बच्चों को काम करने का मजा नहीं आता है। आप सब जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। इसी तरह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव महिगोले, सर्वत्रैव महिगोले स्वस्थानम उपरि स्थितम।
मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। ये तो मैंने सिर्फ एक श्लोक बताया है, ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। यह है भारत का इतिहास, भारत का खगोल शास्त्र। जो लोग सिर्फ एक शिव शक्ति नाम रख देने से हल्ला मचा रहे हैं, उनको अपने इस इतिहास पर गर्व करना चाहिए, न कि विवाद। वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ये सभी योगी थे, ऋषि मुनि थे, इनका अध्यात्म से सीधा वास्ता था। जो लोग भगवान और विज्ञान को अलग करके देखते हैं, उन्हें योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट के भाव को समझना चाहिए। धर्म के चश्मे को अगर एक तरफ कर दें तो हिंदू धर्म में भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। शिव कल्याण का ही प्रतीक है। धर्म अलग हो सकता है, लेकिन भावना तो मानव कल्याण की ही है। ऐसे में जो लोग शिव शक्ति नाम पर सवाल कर रहे हैं, उनको इसरो चेयरमैन के इस बयान को जरूर सुनना चाहिए। The same team. Really, there is no some. I don't have an Aditya team. I don't have a Chandrayaan team or a Gaganyaan team. It's one of the same people. So everybody does on the cutting edge work. Their confidence to do much more challenging things will improve. So we hope that Gaganyaan will be done better with this confidence. And one more thing regarding the name thing. I don't want to ask that, but still, people are commenting on this issue. How do you? I look at it, the explanation that Honorable Prime Minister gave on Shiva Shakti. He represented it as a combination of man and woman, the contribution of women folks in ISRO, and the need to create that type of synergy in the organization. So he narrated the meaning of it in a manner that suits all of us. I think there is nothing wrong with that. And also he gave the next name to Tiranga. And both are Indian sounding names. No, see, we must have a significance of doing what we are doing. So, and he has a prerogative of naming it, being the Prime Minister of the country. I think let us leave it to him. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।